पार्टिसिपेंट्स सॉ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। जो पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है भाई, कौन कौन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है आप ही लोग बताओ। एगो गरीब किसान लोग, पुअर पीजेंट्स, रिच पीजेंट्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वोमेन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये सब क्या है मूवमेंट्स के पार्टिसिपेंट्स। तो इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो क्या सोच के किया, और नहीं किया तो क्या सोच के नहीं किया, ये हम लोग देखेंगे स्टोरी में, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे, फर्स्ट जो है वो देखेंगे किसके बारे में, रिच पीजेंट्स के बारे में। उनके लिए स्वराज का मतलब था स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बहुत ही रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, उन लोगों को भी हाई रेवेन्यू, हाई टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। अब जरा सोचिएगा कि क्रॉप फेलियर हो रहा है, ठीक है, क्रॉप फेलियर हो रहा है, लेकिन ब्रिटिश सरकार कोई उस पर आपको रिबेट नहीं दे रही है, छूट नहीं दे रही है, आपको उससे और ज्यादा टैक्स आपको लाद दे रही है। दैट मीन्स यू हैव टू पे वेरी हाई टैक्सेस, हाई रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वेदर यू आर रिच पीजेंट्स और वेदर यू आर पुअर पीजेंट। पुअर पीजेंट तो किसका गुलाम है, रिच पीजेंट का, और रिच पीजेंट किसका गुलाम है, ब्रिटिशर्स का। तो आप क्या देख रहे हो, रिच पीजेंट्स को बहुत हेवी टैक्स देना है, हाई रेवेन्यू देना है किसको, अरे किसको देना है, ब्रिटिशर्स को। तो उन लोगों के लिए स्वराज का मतलब था, फुल इंडिपेंडेंस का मतलब था कि भाई ब्रिटिशर्स को अगर स्वराज हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोगों को हाई टैक्स, हाई रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है कि फॉर देम स्वराज वाज अ स्ट्रगल, किसके खिलाफ, अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। क्लियर है, ये किसके लिए था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, रिच पीजेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और क्या सोच के किया, ताकि उन लोगों को हाई रेवेन्यू पे नहीं करना पड़े, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब सुनिएगा, पुअर पीजेंट्री, दे वांटेड, पुअर पीजेंट्री में जो गरीब किसान लोग थे उनकी बात की जा रही है। यहाँ पे कौन किसान थे आपके, अमीर किसान लोग, जिनके पास, अब देखिए यहाँ पुअर पीजेंट्स की बात कर रहे हैं। दे वांटेड अनपेड रेंट टू बी रिमिटेड, कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट नो रेंट कैंपेन। अब ध्यान दीजिएगा, पुअर पीजेंट्स जो थे ये चाहते थे कि वो जिस खेत में काम कर रहे हैं ना, मतलब अगर मान लो कि हमको खेती करना है, आपका जमीन है, तो हमने आप पे क्या किया, आपसे क्या लिया, जमीन ले लिया, तो आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। या आप देखिएगा, आज भी देखिएगा बटैया दिया जाता है गाँव में खेती होता है तो बटैया दिया जाता है, या हुंडा हुंडी खेत दिया जाता है, और बदले में उससे क्या उसका आता है, रेंट। तो आज तो इतना हाई रेंट नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जब पुअर पीजेंट्री लोग आपको रिच पीजेंट से या लैंडलॉर्ड से जमीन लेते थे, तो उनको उसके बदले में क्या देना पड़ता था, हाई रेंट देना पड़ता था। वो लोग दिन भर खटते थे, खूब जाते थे, नतीजा क्या होता था कि 100% में से 90%, 80% वो किसको दे देते थे, जिसका जमीन था उसको दे देते थे एज ए रेंट। अपने पास क्या बचता था, बहुत ही कम बचता था वो बेचारा का, हम लोग उससे मतलब समझो कि अपना गुजारा नहीं हो पाता था उन लोगों से, समझ में आ रहा है। तो पुअर पीजेंट्स का सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को देखना किस एंगल से वो देखते थे, तो उनका सोच था, दे वांटेड टू अनपेड द रेंट टू बी इमीडिएट। जो रेंट अनपेड है, जो उन्होंने रेंट पे नहीं किया है, वो क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, रीमेट हो जाए, उसको माफ कर दिया जाए। समझ में आया कि नहीं है, ये कौन सोचा था, ये पुअर पीजेंट्स। और ध्यान रखिएगा, कांग्रेस जो पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, उसमें रिच पीजेंट्स लोग भी थे। अब रिच पीजेंट्स लोग वो क्या करते थे, फंडिंग करते थे पार्टी को। अगर मान लो पुअर पीजेंट्री का साथ दे देता कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो रिच पीजेंट्स लोग कांग्रेस पार्टी में जाता, क्योंकि अगर मान लो रेंट माफ कर देगा तो किसका घाटा होगा, रिच पीजेंट लोग का, और रिच पीजेंट लोग का घाटा होगा तो भाई वो कांग्रेस में कोई जाएगा ही नहीं। और कांग्रेस में वो क्या कर रहा है, फंडिंग, कांग्रेस पार्टी को उससे क्या मिल रहा है, फायदा। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी पुअर पीजेंट का, नहीं करेगी। तो वही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट नो रेंट कैंपेन। ये नो रेंट कैंपेन मतलब कि हम रेंट नहीं देंगे, हम नो रेंट कैंपेन, नो रेंट आंदोलन अभियान, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन चलाया था, पुअर पीजेंट्री लोग। लेकिन इस अभियान का कांग्रेस पार्टी ने साथ नहीं दिया। क्यों साथ नहीं दिया, क्वेश्चन आता है, बिकॉज ये जो अभियान था किसके खिलाफ था, रिच पीजेंट्स के खिलाफ था, और रिच पीजेंट्स किसकी पार्टी में शामिल थे, कांग्रेस पार्टी में शामिल थे। और कांग्रेस पार्टी अगर रिच पीजेंट का साथ नहीं देती तो रिच पीजेंट लोग कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं देते। इस कारण से भाई कांग्रेस पार्टी लोग नो रेंट कैंपेन को साथ नहीं दिया। क्लियर है। तो हमने देखा रिच पीजेंट लोग का क्या मानना था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के लिए, आप बताओ, रिच पीजेंट का सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में क्या पार्टिसिपेट करना है, क्या उसका मतलब था, ब्रिटिशर्स को हाई रेवेन्यू ना देना पड़े। आप बताइए, आप
पुअर पीजेंट्री लोग सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहता था, क्या सोच के पार्टिसिपेट कर रहा था? सर उसको ज्यादा हाई टैक्स देना पड़ता था रिच पीजेंट्स पे लैंड। हाँ, हाई जगह हाई रेंट, वो चाहते थे कि उनका रेंट क्या हो जाए, रीइमिट हो जाए, है ना, वो माफ हो जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बस ये कहानी याद रखिए, बाकी तो आप आंसर फ्रेम कर ही लोगे किताब को, वो जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो। क्लियर है? को समझ सकता है कि हाउ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स सॉ द सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट। तो आप देखोगे, आप पहले रिच पीजेंट एक लाइन लिखोगे, फिर पुअर पीजेंट एक लाइन, फिर इंडस्ट्रियल वर्कर एक लाइन। समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? एग्जाम में पूछ हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस क्लास। देखो बिजनेस क्लास जो थे, जो लोग बिजनेस करते, जिनकी इंडस्ट्रीज थी, उनका सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट को किस एंगल से देखना था, ये देखेंगे। तो बिजनेस क्लास लोग, क्या पता है वर्ल्ड वार में सबसे ज्यादा कौन कमाए? इंडियन बिजनेस क्लास के लोग, क्योंकि मैं पूरा दुनिया तो विश्व युद्ध में लड़ाई कर रहा था। इंडिया विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया था? नहीं। कौन पार्टिसिपेट किया था? ब्रिटिशर्स। अब वो जबरन आर्मी में ठूस रहे थे, तो भाई वो इंडस्ट्रियल लोग थोड़े था जो आर्मी में जाकर लड़ाई कर रहा था। तो भाई जो भी विश्व का डिमांड था, वो सप्लाई कौन कर रहा था? उसको कौन मतलब उसको उसकी जरूरतों को पूरा कर रहा था? इंडिया, है कि नहीं? अब मान लो लोहा चाहिए, कुछ भी चाहिए, भाई कहां किसके इंडस्ट्रीज को फायदा होगा? इंडिया का इंडस्ट्री जम के पैसा कमाया यहाँ का इंडस्ट्रीज। यहाँ का जो बिजनेस क्लास का लोग सब था, वर्ल्ड वार के दौरान खूब पैसा कमाया, ढंगस के पैसा कमाया। समझ में आया कि नहीं? एकदम गजब अमीर बन गया यहाँ का बिजनेस क्लास। लेकिन जब उसके बाद जब रिसेशन आया, जब जाहिर सी बात है वर्ल्ड वार खत्म हो गया, वर्ल्ड वार खत्म हो गया, क्या उतना डिमांड रहेगा जितना पहले डिमांड था? नहीं रहेगा। अब सुनिए, अब बाद में कॉटन मिल बहुत सारा खुल चुका था, है ना। फॉरेन से बने हुए कपड़े आने लगे थे यहाँ पे, फॉरेन से बने हुए सामान आने लगे थे। अब फॉरेन में बहुत हाई लेवल टेक्नोलॉजी के मशीन सब थे, तो वहां का सामान सब यहाँ पे सस्ता में बिक रहा था, और यहाँ का सामान सब कैसे कितना बिक रहा था? महंगा बिक रहा था। तो जाहिर सी बात है बिजनेस क्लास के लोग क्या कहेंगे कि जो फॉरेन का जो इम्पोर्ट हो रहा है गुड्स, फॉरेन में क्या हो रहा है? इम्पोर्ट हो रहा है गुड, उस पर थोड़ा बंदिश लगाया जाए, ताकि यहाँ का जो स्वदेशी सामान है वो क्या हो, ज्यादा बिके, है ना, ताकि यहाँ के बिजनेस क्लास का क्या हो, फायदा हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये चाहते थे प्रोटेक्शन, है ना, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। मैंने बोला ना, इम्पोर्ट मतलब क्या होता है? सामान का आना, ठीक है, कहाँ पे? इंडिया में। तो वो कौन सामान? फॉरेन गुड्स, मतलब जो विदेशी सामान जो थे, विदेशी जो गुड्स थे, वो जो आ रहा है इंडिया में, उस पर क्या लगाना चाहते थे? क्या लगाना चाहते थे? इस पे प्रोटेक्शन, ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी सामान इंडिया में ना आए। अगर मान लो ज्यादा विदेशी सामान अगर इंडिया में आएगा, तो इंडियन सामान बिकेगा इंडिया में? क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि इंडियन सामान थोड़ा क्या था? कॉस्टली था, और फॉरेन गुड्स क्या था? सस्ता था। क्यों सस्ता था? बिकॉज फॉरेन मशीन्स जो थे वो हाई टेक मशीन्स थे, है ना, उनका जो कॉस्टिंग पड़ता था गुड्स को प्रोड्यूस करने में, वो क्या पड़ता था? कम। और इंडियन जो मशीन्स थे वो थोड़ा सा उतना हाईटेक नहीं था, उसका कॉस्टिंग क्या थोड़ा सा ज्यादा था। तो इनके लिए बिजनेस क्लास लोगों के लिए क्या था? प्रोटेक्शन अगेंस्ट किसके? इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स और रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो। और जो रुपया इंडिया का जो रुपया है, रूपी, और जो फॉरेन एक्सचेंज है डॉलर, अभी क्या है हमारा डॉलर, इसका जो रेशियो है ना, उसमें भी क्या होना चाहते थे वो कि बैलेंस हो। ये नहीं कि इंडिया का 1 रुपया बाहर के रुपया, बाहर में बहुत ज्यादा रुपया के बराबर हो जाए। इससे क्या होगा? इनको बाहर में कोई सामान मंगाना होगा, ज्यादा रुपया खर्चा करना पड़ेगा। सोच के देखो, अगर मान लो हम जाते हैं अमेरिका में घूमने के लिए, तो हमको $1 का कितना रुपया खर्चा करना पड़ेगा? 75 रुपया मिनिमम। तो जरा आप सोच के देखो, जब तक आपकी इनकम लाखों में नहीं होगी, क्या आप अमेरिका जाके घूम सकते हो अच्छे से? क्या एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जो 20,000 25,000 महीना कमा रहा है इंडिया में, क्या वो अमेरिका जाके घूम सकता है? नहीं घूम सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही क्यों नहीं घूम पाया? बिकॉज इंडिया का रुपया और फॉरेन का डॉलर जो है, उसका एक्सचेंज रेशियो क्या है? बहुत ज्यादा है कि नहीं है? लेकिन आपको नेपाल जाके घूमना है, आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का जो स्थिति है, जो यहाँ पे जिस कॉस्टिंग का वो सामान मिल जाता है यहाँ पे, उतना ही कॉस्ट पे कहाँ मिलेगा आपको? नेपाल में। तो आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अमेरिका जाइएगा तो वहां असर पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? क्यों? बिकॉज वहां का $1 यहाँ कितना रुपए के बराबर है? लगभग 75 रुपए 70 रुपए के बराबर है। ठीक है, एग्जैक्ट हमको नहीं पता, आगे देखते हैं। तो इससे बचने के लिए बिजनेस क्लास, इस पर लगाम लगाने के लिए बिजनेस क्लास के लोगों ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम क्या देखिएगा यहाँ पे, उन्होंने एक पार्टी बनाया था, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। समझ में आया? जिसमें कौन मेंबर्स रहेंगे? केवल और केवल कौन लोग? इंडस्ट्रियलिस्ट लोग रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो बिजनेस क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बिजनेस क्लास के लोगों ने कौन से पार्टी का गठन किया था और कब किया था? तो इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्स कांग्रेस, इन कब? 1900
20। और एक और कमेटी गठन किया था जो आज तक चल रहा है, उसका नाम क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को फिक्की के नाम से जानते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन कब 1927, जो आज तक चलता आ रहा है, आज भी ये है। पता है कि नहीं पता है आपको? अब सुन लीजिए, ये क्यों बनाया गया? ताकि इन लोगों का कोई भी इशूज हो, बिजनेस क्लास इंडस्ट्रीज लोगों की कोई भी इशू हो, उसको कौन हैंडल करेगा? यही हैंडल करेगा। कौन? फिक्की। क्लियर है? और ये पार्टी। अब देखो इसके हेड कौन थे? बिरला का नाम सुनो, जी बिरला का। देखो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे और जीडी बिरला, ये दोनों जो थे सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे जब वो क्या हुआ? लॉन्च हुआ। और उन लोगों का मेन मकसद यही था कि इस सब चीजों पे क्या किया जाए? लगाम लगाया जाए। फॉरेन गुड का जो इम्पोर्ट हो रहा है उस पर क्या लगाया जाए? लगाम लगाया जाए, हाई टैक्स लगाया जाए, ताकि वो सामान जब इंडिया में आए तो वो क्या हो? कॉस्टली बिके इंडियन समाज से ज्यादा, ताकि लोग किसको प्रेफर करें? इंडियन गुड्स को प्रेफर करें। अब देखिए, लेकिन हुआ क्या? आपको पता होना चाहिए, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बताया था आप लोगों को। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। गांधी जी वैसे ही आ गए थे। पता है कि नहीं पता है? जब गांधी जी वैसे ही आ गए थे, जब फेलियर हो गया था जब आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो बिजनेस क्लास के जो भी लोग थे वो लोग सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए। समझ में आया? क्योंकि जब गांधी जी जब गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इन लोगों को एक होप जगा था कि भाई गांधी जी गए हैं तो हम लोग के लिए भी कुछ करके आएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई रिजल्ट हुआ बताइए? गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए लेकिन कुछ वहां पे हासिल नहीं हुआ। इस कारण से जो बिजनेस क्लास के लोग थे उन लोगों को धक्का लगा और उन लोगों ने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट से क्या कर लिया? पार्टिसिपेट नहीं किया। कोई दिक्कत? तो सिंपल सी बात है, बिजनेस क्लास में ध्यान रखिएगा, बिजनेस क्लास के लोग सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में क्या सोच के पार्टिसिपेट किए थे? तो उन्होंने सोचा था कि बिकॉज दे शुड गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड। एक ही लाइन याद रखिएगा, दे शुड गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। ठीक है, याद रहेगा? कोई दिक्कत? क्यों उन्होंने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में बाद में पार्टिसिपेट नहीं किया? आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन सा? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करें। अच्छा बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन था? इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी था। इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर में इंडस्ट्रियल वर्कर सब है। अगर मान लीजिए हम मैनेजमेंट, मेरा खुद पार्टी का मेंबर है, हम उसके चेला है, हम उसके कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मेरा जो भी इशू होगा किसके रिलेटेड होगा? मेरे मैनेजमेंट के खिलाफ ना होगा कि भाई आपको पैसा नहीं दे रहा है। तो इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स थे वो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। क्या है? क्या कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग किसमें था? पहले से किसमें पार्टिसिपेट कर रहा था? सिविल डिसोबिडियंस। देखा ना आपको, पार्टिसिपेट कर रहा सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट सीडीएम में। सीडीएम मतलब क्या होता है? सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। सीडीएम में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, बिजनेस क्लास लोग। तो ये लोग क्या था? इंडस्ट्रियलिस्ट जो वर्कर्स लोग थे वो लोग सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए। केवल कहां का छोड़ करके? नागपुर का इंडस्ट्रियल वर्कर सब सपोर्ट किया था सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। इसको छोड़ के कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स लोग सपोर्ट नहीं किया था सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। क्यों? रीजन पूछा है क्यों? बिकॉज देयर इशूज was related to the industrialists, and the industrialists were participating in the civil disobedience movement and they were supporting the Indian National Congress। तो भाई जाएगा? आप जिसका सपोर्ट करने जा रहे हो, जिसके खिलाफ जा रहे हो, वो ऑलरेडी उसका मेंबर है, तब जाओगे? नहीं जाओगे। सीधा सीधी बात है। आपको मेरा कंप्लेन करना है किसी को, मान लीजिए, और जिसको कंप्लेन करने जा रहे हो मेरा क्लास साथी है, हो पाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिए, वुमेन की बात करने जा रहे हैं। वुमेन लोग मूवमेंट को कैसे देख रही थी, तो देखिएगा, आपको सुन के अजीब लगेगा, वुमेन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मूवमेंट में। गांधी जो डांडिया मार्च किए थे उसमें मैक्सिमम कौन थी? वुमेन्स लोग थी। इन द पास्ट में भी कांग्रेस पास्ट में क्या था कि कांग्रेस अनविलिंग टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वुमेन लोग जो है कोई भी पोजीशन को क्या करे, ऑक्युपाई करे किसी पार्टी में। ये चाहते थे क्या, ये कांग्रेस चाहता क्या कि वुमेन लोग केवल क्या, किसका देखभाल करे? घर का देखभाल करे, इनको पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन बाद में वुमेन लोगों ने जो प्रोटेस्ट मार्च निकला उसमें वो लोग क्या हुई? शामिल हुई थी। किसमें? सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में और भी आंदोलन में। और एक बार ध्यान रखिएगा, इसमें की और रखिएगा, गांधी जी जिनके बारे में हम लोग आज भी मतलब बहुत उनको प्रेस करते हैं कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं वैसे हैं,
गांधी जी भी का कहना यही था कि वुमेन लोगों को पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, वो लोग का काम है बस एक अच्छी मदर बनने का और अच्छी वाइफ बनने का और घर चलाने का। उन लोगों को मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। कौन बोलते थे ये बात? गांधी जी। आपकी किताब पढ़िएगा, उसमें लाइन लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि हम बना के बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए वही लिखा हुआ है कि वुमेन्स लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च में भाग लिया, लेकिन गांधी जी हो गए या कांग्रेस लोग वो लोग नहीं चाहते थे कि वो किसी पोजीशन को क्या करे, होल्ड करे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लिमिट क्या है। इसका लिमिट मतलब क्या होता है? खामियां। पहला, गांधी जी सपोर्ट किए दलित को और उनको क्या नाम दे दिया? हरिजन। क्या नाम दिया? और हरिजन नाम दिया तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो इसके खिलाफ थे कि भाई हमको आप नाम क्या दे हरिजन। हरिजन हम लोग के लिए बाद में गाली भी हो सकता है। आज भी लोग हरिजन बोलता है, जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, SC/ST के लोग हैं, तो उनको खराब लगता है। उनको लगता है कि हम पहले से क्या है, एलिनेटेड हो गए हैं लोगों से। हमको हमको कैसे देखा जा रहा है? समाज से कहां देखा जा रहा है? अलग देखा जा रहा है। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ना, बहुत मतलब दूर का देखते थे। वो बोले कि आप जो हमको दे रहे हैं, हरिजन नाम दे रहे हैं, ये बहुत खराब कर रहे हैं। और गांधी जी कहा नाम दिया हरिजन का मतलब क्या होता है? गॉड ऑफ सन। सॉरी, गॉड ऑफ सन बोलते हैं। सॉरी, क्या होगा यहाँ पे? सन ऑफ किसका? गॉड बोल रहे हैं। क्या होगा? सन ऑफ गॉड। हरिजन कौन होता है? हरि मतलब किसका? भगवान विष्णु। और जन मतलब क्या होता है? आदमी। मतलब किसका बेटा कहलाएगा वो? भगवान का बेटा, यानी क्या? सन ऑफ गॉड। तो ये उपाधि दिया किसने? गांधी जी ने। लेकिन ये उपाधि देखा जाए तो उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा उपाधि। तो उसमें पूछा गया एक और उसका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लिमिटेशन था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, इसका नाम क्या रखा था? डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। और उन्होंने डिमांड किया था कि हमको एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि जो भी इस कास्ट से बिलोंग करते हैं लोग, उनको एक अपना अलग मिल जाए जगह, जहां पे वो लोग खुद अपना इलेक्शन लड़े और अपना जो भी मतलब जो उसको दिक्कत है वो अपना खुद सॉल्व करे। लेकिन गांधी जी से क्या हो गया? खिलाफ हो गए। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, तो डॉक्टर अंबेडकर जी जो जाते थे ना, गांधी जी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए अंबेडकर जी और गांधी जी में हमेशा क्लैश होता रहता था, नहीं पटता था दोनों में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में और गांधी जी में पटरी नहीं खाता था, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी से बहुत हेट करते थे। यही आदमी जो हम लोग और डिप्रेस करते जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। देखो है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर क्लैश विद गांधी जी। क्यों? क्योंकि उनका डिमांड था कि दलित को क्या मिल जाए? सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए, है ना। उसके बाद देखो गांधी जी, जब पता है जब ये बात रखा गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, या ब्रिटिशर्स के पास जब आया, तो ब्रिटिशर्स लोग मान गए कि दलित को क्या दिया जाए? सेपरेट इलेक्टोरेट। जब गांधी जी की बात पता तो गांधी जी तो बस लाठी लिया, बैठ गए वो करता नहीं देंगे हम सेपरेट इलेक्टोरेट। अब गांधी जी का तुमको पता है कितना वैल्यू था इंडिया में। अब गांधी जी जब भूख हड़ताल में बैठे तो और लोग सबका हालत खराब होगा नहीं होगा? तो बोला कि ओ बिना क्या कर रहे हैं? गांधी जी को भूख हड़ताल बैठ के मरू देता क्या होगा? उसके बाद आप लोग का स्थिति बहुत खराब हो जाएगा, सब तो लाठी से सुझा देगा आपको अच्छे से, है कि नहीं। भूख हड़ताल बैठा दिए हैं, 7 दिन बाद जिंदा रहेगा कोई 8 दिन बाद। तो भाई जब ये भूख हड़ताल में बैठ गए तो देखो गांधी जी बिगेन फास्ट अनटू डेथ। बैठ गए, जब तक मरेंगे तब तक क्या रहेंगे? भूख हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे। ठीक है, गांधी जी का बहुत सारा खामियां भी है, लिमिट्स भी है, देखिएगा। He believed this would disintegrate India। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा? इंडिया क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बट जाएगा। क्या इसे बटा नहीं? क्या 47 में बांटा कौन? मेन आदमी कौन थे बांटने वाले? गांधी जी ने बांटने वाले थे। अगर जरा इमेजिन करो, आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो अलग अलग बटा हुआ है, अगर एक कंट्री रहता तो हजार लोग घूमने के लिए जाते थे इस्लामाबाद, लाहौर में जाकर पार्टी करते? नहीं करते। सब नेता सब जो है बर्बाद कर दिया इंडिया को। गांधी जी बिगेन फास्ट अनटू डेथ। ही बिलीव दिस वुड डिसइंटीग्रेट इंडिया। इससे इंडिया क्या हो जाएगा? बट जाएगा। बोथ कॉम्प्रोमाइज्ड। बाद में क्या हुआ? अम्बेडकर साहब बोला कि नहीं, तब कांड कर देंगे गांधी जी। अब क्या हुआ? अम्बेडकर जी मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज किए। ठीक है, गांधी जी बोले कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा। इंडिया जब इंडिपेंडेंट होगा तो आपको रिजर्व सीट दे दिया जाएगा, है ना। जैसे कुछ सीट होता है ना, 500 कुछ सीट होता है ना इंडिया में, तो उसमें से कुछ सीट किसको दिया जाएगा? SC/ST यानी डिप्रेस्ड क्लास को दे दिया जाएगा। आज तक चलता आ रहा है ये प्रथा। तो वही हुआ यहाँ पे। बोथ कॉम्प्रोमाइज। गांधी जी प्रोमिस रिजर्व सीट्स इन इंडिपेंडेंस इंडिया। और ये देखिएगा, ये भी कुछ सर्टेन ईयर्स के लिए बोला गया था, लेकिन वो इसको राजनीति का मुद्दा बना के सब आज तक चलाया जा रहा है।
समझ में आ रहा है? इसको वोट बैंक बना लिया सब इसको। आगे चलो अभी तक आगे। अब देखो मुस्लिम रेस्पॉन्स वाज ल्यूकवार्म। अब मुस्लिम लोगों का रिस्पॉन्स जो होता था ना सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट को उतना उस हिसाब से नहीं था जो पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में दिखा था। अब देखिए क्यों हुआ? क्योंकि मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद मुस्लिम लोग अपने आप को एलिनेटेड फील कर रहे थे, क्योंकि इंडिया में किसका ज्यादा मेजोरिटी था? हिंदूज का मेजोरिटी था और मुस्लिम का मेजोरिटी उस समय नहीं था। आज भी किसका मेजोरिटी है? हिंदू का है, मुस्लिम का क्या है? तो हुआ क्या, मुस्लिम लोग सोचे क्या उस समय कि हिंदू लोग का मेजोरिटी ज्यादा है, अगर हम लोगों को भी अगर रिजर्व सीट नहीं मिला, सेपरेट इलेक्टोरेट का बात तो उठ ही गया था। पहले भाई पता क्या था, पहले हिंदू लोग मुस्लिम बहुत मिलजुल कर रहता था, सब मिला था बर्बाद कर दिया। अब इधर से मतलब बोलते हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, है ना। इनको बोला गया भाई तुमको हम क्या देंगे? रिजर्व सीट। अब उनमें से मुस्लिम लोग चालू हो गए कि हमको भी क्या चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरेट। समझ में आया कि नहीं? का है मुस्लिम लोग को क्या लगने लगा कि हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग को क्या कर देगा, हम लोग को जुर्म करेगा। कौन लोग? हिंदू लोग। हो सकता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया हो जाए, सारा कानून अब किस लिए लागू करे? हिंदू लोग के लिए, मुस्लिम लोग के लागू नहीं करे। इन लोगों को थोड़ा होता है ना एलिनेटेड फील होने लगा। अब देखिएगा यहाँ मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस। किससे एलिनेटेड फील कर रहा था? कांग्रेस पार्टी से आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कांग्रेस एंड मुस्लिम ट्राई टू मेक एन एलायंस। कांग्रेस और मुस्लिम लोग चाह रहे थे कि दोनों में क्या हो जाए, समझौता हो जाए। देखो मुस्लिम में सारे मुस्लिम वैसे नहीं थे, बहुत सारे मुस्लिम लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, ठीक है। लेकिन कुछ होता है ना, कुछ कट्टर लोग हिंदू में भी थे, कुछ कट्टर लोग कहाँ थे? मुस्लिम में भी थे। वही सब चलते थे, इंडिया बटा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब देखो सब लोग वैसा नहीं होता है, कुछ लोग हमारे लोगों में भी खराब है, कुछ लोग किसमें खराब है? मुस्लिम में भी खराब है। इस कारण से क्या हुआ देखिएगा यहाँ पे। तो देखो कांग्रेस और मुस्लिम चाह रहे थे क्या बने, अलायंस बने, समझौता हो जाए और हम लोग फिर क्या रहे, हम लोग एक जैसे से रहे, अच्छे से रहे। फिर देखिए यहाँ हुआ क्या हुआ, लीडर मुस्लिम लीग उस समय लीडर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो पता होगा पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन है। हम लोग के कौन है? गांधी जी। पाकिस्तान में कौन है? जिन्ना जी। अब देखिएगा बॉर्डर पर जाएगा तो वहां के नोट पर जिन्ना का फोटो रहता है ना। वो बूढ़ा हुआ है, टोपी पहने हुए रहते हैं, ठीक है। तो लीडर ऑफ मुस्लिम लीग थे ना, एकदम सिगरेट उगरेट पीने में एकदम माहिर आदमी है जिन्ना जी, पूरा अय्यास आदमी थे। पढ़िएगा इनका हिस्ट्री, पढ़े हुए बता रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना आस्क फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। देखो मांग लिया ना सेपरेट इलेक्टोरेट, फॉर किसके लिए? मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन के लिए। पता है लाहौर में पहले केवल दो ही लोग ज्यादा लोग था। कौन कौन? एगो पंजाबी लोग सरदार सब, दूसरा क्या था? मुस्लिम सब। लाहौर का नाम सुने हैं ना? लाहौर आधा किसमें है? इंडिया में, और आधा किसमें है? पूरा पूरा हम तो गए हुए हैं, अमृतसर गए हुए ना। अमृतसर और लाहौर दोनों क्या था? जुड़ा हुआ था पहले, ठीक है। पार्टीशन के बाद लाहौर कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। अमृतसर कहाँ है? इंडिया में। हम तो गए हुए इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे गए हैं, इंडिया के पाकिस्तान के लोग सबको देखे हैं, ठीक है। आप जाओगे बाघा बॉर्डर पे, तो बाघा बॉर्डर पे जाओगे तो वहां पे आप बॉर्डर पे जाओगे तो देखोगे उधर बैठता है पाकिस्तान के लोग सब, इधर बैठता है इंडिया के लोग सब। उधर बोलेगा जियो जियो पाकिस्तान, इधर बोलेगा इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। हिंदुस्तान की जय, भारत माता की जय। उधर लगाएगा जियो जियो पाकिस्तान, उधर चिल्लाएगा सब। हम गए ना, इधर वाला लगेगा बंदूक लेगा, गोली मार देंगे सबको। उधर का लगेगा इधर गोली मार देंगे। एकदम वैसा माहौल बनाया जाता है देशभक्ति वाला। आप देखिएगा, इधर का फौजी मार्च करते जाएगा, उधर का फौजी मार्च करते आएगा, एक बार मारेगा एकदम कस के मारेगा, कदम ताल शुरू करेगा, देखिएगा। उधर से लड़की सब आएगी ड्रेस में मार्च करते हुए, इधर से जाएगी, पूरा अच्छा लगता है। बाग देखिएगा यूट्यूब पे सर्च करके कि बाघा बॉर्डर परेड एट बाघा बॉर्डर डालिएगा, आपको दिख जाएगा वहां पर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ बट वाज ओपनली टर्न। देखिए हुआ क्या बताइए, को किसने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ध्यान रखिएगा यही पाकिस्तान के कौन सी बने थे? फादर ऑफ नेशन। इन्हीं का नोट पर आप जाइएगा पाकिस्तान में घूमने के लिए तो आपको नोट मिलेगा, उस नोट पे किसका फोटो रहेगा? इन्हीं का रहेगा। बट यहाँ पे किसका फोटो है? लेकिन गांधी जी का चेला है, पता है कि नहीं पता है? बट वाज ओपनली टर्न डाउन बाई। देखिए हुआ बोले क्या, कट्टर लोग इसमें भी है, कट्टर लोग उसमें भी। कट्टर में समझते हो ना, जो केवल किसके बारे में सुनेगा? हिंदू के बारे में सुनेगा और दूसरे के बारे में। अब भाई मुस्लिम किसके बारे में सुनेगा? केवल मुस्लिम के बारे में, दूसरे के बारे में नहीं सुनेगा। वही बात हुआ कि यहाँ पे एम.आर. जयकर साहब थे, कि पूरा मुस्लिम में हो गई थी, ठीक है। कौन? एम.आर. जयकर। वहां पे जब हिंदू महासभा हुआ, ठीक है, तो उसमें बट वाज ओपनली टर्न डाउन बाय एम.आर. जयकर ऑफ हिंदू महासभा प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स। लेकिन एम.आर. जयकर साहब जो थे हिंदू महासभा के कुछ होंगे मेंबर, ठीक है, उनके द्वारा जो बोला गया बात सब था, अचानक होता नहीं मीटिंग चल रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा, उधर से ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं फलना चिल्ला चालू हो गया, बस उसके बाद क्या हो गया? कम्युनल राइट्स चालू हो गया। किसी से बीच में?
हिंदू मुस्लिम। इंग्लैंड वाला को मौका मिल गया कि हम लोग जाइए रहे हैं साथ में, दोनों को भिड़वा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई? उस समय तक क्लियर हो गया था कि अब इंग्लैंड लोग भारत छोड़ेगा, एकदम पूरा इंडिकेशन मिल गया था सबको। लेकिन इंग्लैंड लोग चाह रहा था क्या, जाए तो जाए, इन लोग को पूरा बर्बाद करके ही जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही हुआ, यहाँ देख रहे हो ना कि एम.आर. जयकर साहब जैसे ही मतलब हिंदू महासभा की मीटिंग में जब यहाँ पे बाताबाती हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इन लोगों का बात नहीं जमा, और इससे क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम के बारे में जो और भी जो होता है मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा था, वो क्या हो गया, बढ़ गया। इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसके बाद से क्या हुआ ना कि भाई पाकिस्तान का डिमांड स्टार्ट हो गया। समझ में आया नहीं है? इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया आपकी किताब में, लेकिन हम बता रहे हैं। इसी के बाद क्या हुआ था कि आपका जो मतलब जनरली जो होता है ना इंडिया पाकिस्तान वाला इशू सब स्टार्ट हो गया। हमको क्या चाहिए, अलग कंट्री चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए यहीं तक पढ़ना है, आपको आगे देखते हैं। अब सीधा लास्ट टॉपिक है। अच्छा भाई, मुस्लिम लोगों का रिस्पॉन्स जो है कब किस मूवमेंट के बाद हो गया? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद। ठीक है, कांग्रेस एंड मुस्लिम ट्राई टू मेक एन अलायंस। ठीक है, लीडर इस सब हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अरे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में टॉपिक क्या करना है कि इसे पढ़ना है कि हाउ द इंडियंस फील दैट दे आर द पार्ट ऑफ ए नेशन। उनको कब लगा कि ये कंट्री हमारा है, ये नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर कैसे जगी, और कैसे कैसे नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए यहाँ के क्रांतिकारियों ने क्या क्या किया। यही कहा है, देखिए ना, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसमें क्या क्या इसमें क्वेश्चन आता है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग हम कैसे कैसे हम लोगों के अंदर पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला था कि बाय द हेल्प ऑफ टेलिंग द हिस्ट्री, हम लोगों को उनके पास्ट के बारे में बताएं कि पहले इंडिया ऐसे हुआ करता था, हम लोग बहुत खुश रहा करते थे, है ना। बाद में कौन आया, ब्रिटिशर्स लोग, और हम लोग क्या बन गए, गुलाम बन गए, हम लोग पे अत्याचार करने लगा। तो यहाँ का लोग सब गवार से बोलेगा, अच्छा ऐसा बात है क्या, ठीक है हम पूरा विरोध करेंगे ब्रिटिशर्स को। समझ में आया? जो अनपढ़ गवार लोग है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो कौन सी पे डिपेंड करेगा, कौन सी पे बात करेगा, हिस्ट्री सुनेगा। आप देखिएगा आज भी गांव में जाइएगा, शिव चर्चा के नाम पर देखिएगा 50 को गांव के विरोध लोग आगे बढ़ जाएगी। प्रभु ऐसे हैं, प्रभु वैसे हैं, प्रभु दिस है, प्रभु दैट है, एकदम जो मतलब अनपढ़ गंवार महिला सब है पूरा एकदम जुट जाएगी सब बात। समझ में? जो चर्चा दे रही है वो गंवारे हैं। आप देखिएगा, हम देखे हैं ना, बता रहे हैं आपको। समझ में आया कि नहीं है? तो वही तो यहाँ पे था, निगेटिव वे में बता रहे हैं आपको। तो पॉजिटिव वे में क्या था, इसी तरीके से जो मतलब गांव में अगर आप होता है ना, अपने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लोगों से बताइए, तो इन लोगों को भी क्या लगेगा कि नहीं सच में वी आर वेरी रिच, आवर पास्ट वाज वेरी रिच, वी आर वेरी डेवलप्ड इन द पास्ट। इससे लोगों को क्या लगेगा कि हम लोगों के ऊपर ब्रिटिश लोग क्या कर रहा है, जुल्म करना है और इसके खिलाफ जाना है, और हम लोग सब क्या है, एक है। तो हम अपने हिस्ट्री टेलिंग करके, हिस्ट्री के बारे में बता करके, हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करके हम लोगों के अंदर किस चीज की भावना को पैदा कर रहे हैं, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब क्या कि हम सब क्या है, एक है। वी ऑल आर ए पार्ट ऑफ ए नेशन, और ये नेशन किसका है, हम सबका है। समझ में आया कि नहीं है? वो ब्रिटिशर्स कौन है, आउटसाइडर। तो पहला देखिएगा, देखते बताते हैं आपको। तो हाउ डज नेशनलिज्म स्प्रेड, तो याद रखिएगा नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड किया। तो सेंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ सेम नेशन, सबके अंदर किस चीज की भावना को बताना कि आप सब एक ही नेशन में क्या है, पार्ट है। जब हम आपको बताएंगे, अच्छा मान लो आपका गांव में जमीन है, आपको नहीं पता है, जब आपको बोल देंगे कि ये आपकी जमीन आप ही का है, आपके बाबा ने बहुत इस तरीके से खरीदा था, तो आप बोलेगा नहीं जमीन हम किसी को नहीं देंगे। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा, दीजिएगा। आप केस लड़िएगा, आप जीतिएगा केस, लेकिन आप दूसरे की जमीन। वही बात इंडिया की बात कर रहे हैं। जब आपको लगेगा कि ये नेशन हमारा है, तो इधर जब आपको लगेगा कि ये नेशन हमारा है, दिस इंडिया इज माइन, तो आप लोग कहीं भी इंडिया में विदेशी आपको घुसने दोगे, आप लोग नहीं घुसने दोगे। अगर मान लो जो पार्टी घुसने देगा भी ना, तो आप लोग उस पार्टी का क्या करोगे, आप विरोध करोगे, है कि नहीं। तो वही सेंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द नेशन, ये आप लोगों को फील कराया जाएगा। इससे क्या बढ़ेगा, नेशनलिज्म। फिर डिस्कवरिंग यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर, मतलब ये डिस्कवर करना, ये सोचना, ये दिमाग लगाना कि कैसे लोगों को क्या किया जाए, यूनाइट किया जाए। मूवमेंट, एक तो पहला तरीका था सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, नेशनलिज्म पैदा करने का पहला क्या है, मास मूवमेंट। हम मूवमेंट करा के भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगा रहे थे, नहीं जगा रहे थे। सोचो अगर मूवमेंट होता था तो उसमें हिंदू भी पार्टिसिपेट कर रहा है, मुस्लिम भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और अदर जो छोटे छोटे आपको जो ग्रुप्स है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये मास स्ट्रगल लोगों को क्या कर दे रहा है, यूनाइट कर रहा है।
यूनाइट कर रहा है इसका मतलब कौन सी डेवलप हो रहा है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। और क्या स्प्रेड हो रहा है, नेशनलिज्म। क्वेश्चन अगर आता है हाउ डू नेशनलिज्म स्प्रेड इन इंडिया, तो आप क्या एक आंसर एक पॉइंट बना सकते हो क्या, बाय द हेल्प ऑफ मास मूवमेंट। नहीं बना सकते, सोचो बताओ क्या ये पॉइंट लिख सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ मास मूवमेंट। मास मूवमेंट मतलब क्या होता है, एक बड़े रूप में क्या करना, आंदोलन करना। तो आंदोलन जब होता था देखते हो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कितना मतलब हजारों की संख्या में लोग मार्च करता है रोड पे। जब हजारों की संख्या में लोग मार्च कर रहा है रोड पे तो वो मास मूवमेंट हुआ। और उस मूवमेंट में भाई सारे सोशल ग्रुप्स के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है कि वी ऑल आर क्या, वन, वी ऑल आर ए पार्ट ऑफ ए नेशन। और ये क्या डेवलप कर रहा है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। समझ में आया, वही लिखा हुआ है कि देखो नेशनलिज्म को स्प्रेड कैसे किया गया। पहला कि ऐसा कुछ ढूंढा गया जिससे कि हम क्या कर सके, सब कुछ क्या कर सके, यूनाइट कर सके। और दूसरा सबके अंदर ये सेंस पैदा करे कि हम लोग सब क्या है, नेशन के एक पार्ट है। ये कैसे मतलब नेशनलिज्म डेवलप किया ये बताया गया है, पैदा कैसे। फिर आपका टॉपिक है हाउ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम, अब आया कैसे। तो पहले पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, वही मास मूवमेंट। यूनाइटेड स्ट्रगल मतलब क्या होता है, यूनाइटेड स्ट्रगल मतलब क्या, सब कोई मिल करके लड़ाई लड़ा, तो इससे हुआ। तो क्या है, वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, दो ही तरीके से जनरली नेशनलिज्म जो हुआ है वो आया है हमारे अंदर भारत में। पहला ये था मास मूवमेंट, पहला क्या था, और दूसरा था कल्चरल प्रोसेस। कल्चरल प्रोसेस मतलब क्या, गीत गाकर, कहानी सुनाकर, झंडा दिखाकर, या आप बोल सकते हो भारत माता का फोटो बनाकर, ये सब कोई प्रोसेस है कल्चरल प्रोसेस। आज भी देखते हो, आज भी अगर मान लो आप बिहारी के हो, आप चले जाते हो पंजाब में घूम रहे हो, आप भोजपुरी गाना बजता है तो आपको लगता है अरे क्या बात है, आपको बिहार के याद आएगी। होता है कि नहीं होता है, अरे होता है कि नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप गए अमेरिका, अब वहां बज गया हिंदी गाना, आपको कैसा फील होगा, यू विल फील वेरी प्राउड, आपको इंडिया की याद आएगी, उसमें इंडिया की बात अलग आएगी, नहीं आएगी। तो कल्चरल प्रोसेस से भी हम क्या राइज कर सकते हैं, नेशनलिज्म। समझ में आएगी नहीं है, तो लास्ट वाला टॉपिक में यही देखना है, कौन सा प्रोसेस, कल्चरल प्रोसेस। अभी तक हम कौन सी का बात कर रहे थे, मास मूवमेंट, है ना। नॉन कोऑपरेशन कौन सी था, मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस कौन सी था, मूवमेंट। सत्याग्रह कौन सी था, मूवमेंट। लेकिन अब हम मूवमेंट से नेशनलिज्म पैदा नहीं करेंगे, किससे नेशनलिज्म पैदा करेंगे, कल्चरल प्रोसेस। कल्चरल प्रोसेस मतलब वही नाटक हो गया, गीत हो गया, संगीत हो गया, कहानी हो गया, है ना, पिक्चर बना के हो गया, ये सब कौन प्रोसेस में आ जाएगा, कल्चरल प्रोसेस। तब उसकी बात करते हैं। पहला क्या है कल्चरल प्रोसेस में, यह है कि नेशन को एक आइडेंटिटी दी जाए। नेशन जो है, भारत हमारा देश है, कैसे अनपढ़ गवार लोग कैसे पता चलेगा, लोग कैसे पता चलेगा भारत हमारा देश। उसके लिए हुआ कि भाई देश, याद आप नेशनलिज्म यूरोप में पढ़े होइएगा, वहां में फ्रांस को एक दिखाया गया था एक वुमेन फिगर से। वैसे ही यहाँ पे भी इंडिया में भी सोचा गया क्या कि हम इंडिया को एक पहचान दिया जाए, एक आइडेंटिटी दी जाए, आइडेंटिटी ऑफ क्या, नेशन। तो उस समय क्या किया गया, आपको एक भारत माता का फोटो बनाया गया, ठीक है। देखो लिखा हुआ था फिगर ऑफ इमेज ऑफ भारत माता, किसने बनाया था, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इन्होंने ही एक सॉन्ग लिखा था, कौन, वंदे मातरम। और किस नोवेल में ये लिखा गया था, आनंद मठ। याद रखिएगा, ये हमेशा के लिए काम आएगा, मतलब आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, उसमें भी काम आएगा। पूछेगा कि वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। और फिर पूछेगा क्या, भारत माता का फिगर किसने बनाया था, तो यही होगा बंकिम चंद्र नहीं। देखो अब अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड इज फेमस इमेज ऑफ, उसके बाद देखो ये जो फेमस इमेज हो गया था भारत माता का, देखो भारत माता का फोटो ये भी बनाए थे, लेकिन इनका फिगर फेमस नहीं हुआ था। किनका फेमस फिगर हुआ था, अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने एक भारत, ये बंगाली थे, इन्होंने ये फोटो बनाया था। और देखो ये फिगर क्या क्या सिंबलाइज कर रहा था, तो एन एस्थेटिक फिगर मतलब क्या, बहुत ही कूल एंड काम फिगर था। देखो ये लिखा हुआ है काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। ये क्या शो कर रहा था, काम थी ये फिगर, कंपोज, डिवाइन, स्पिरिचुअल। फिर इन लेटर ईयर इमेज एक्वायर्ड डिफरेंट फॉर्म, और लास्ट में बाद में क्या हुआ, ये इमेज डिफरेंट तरीके से लोगों को क्या करने लगा, दिखाया जाने लगा। लेकिन भारत माता का सिंबल बना के हम किसका आइडेंटिटी दिखा रहे हैं, इंडिया का। और देखो जब इंडिया का आइडेंटिटी आप भारत माता से दिखाओगे कि हमारे भारत माता है, मतलब हमारा मदरलैंड है, तो जाहिर सी बात है, अनपढ़ हो, गवार हो, पढ़ा लिखा लो, इसका फोटो देख के जाहिर सी बात उसके अंदर क्या जगेगा, नेशनलिज्म की भावना नहीं जगेगी। आज भी आप कहीं भी खड़े रहो, कहीं जाते हो, लेकिन इंडिया का फ्लैग अगर देख लेते हो कहीं पे भी, तो आपको अंदर से प्राउड फील होता है कि नहीं होता है, अंदर से लगता है ना कि वी आर ए पार्ट ऑफ ए इंडिया, नहीं लगता है।
अब जरा सोचो, देखो हम लोग जाते हैं सिनेमा देखने के खाली, लेकिन पहले खूब मस्ती कर रहे हैं, जहां नेशनल एंथम बजता है सब लोग खड़ा हो गए, एक बार जब लोग गाना 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 गाते हैं ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड के लिए हम लोग नेशनलिज्म एराइज होता ही नहीं होता है, हम लोग के अंदर होता ही नहीं होता है, हम लोग तुरंत ढूंढने लगते हैं भाई कौन खड़ा नहीं हुआ देखे दंगा, है ना, अब उसको गरियाएंगे 4 टोकरी, होता है कि नहीं होता है ऐसा? क्यों? ये व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलेंगे? नेशनलिज्म। क्या बोलेंगे इसको? नेशनलिज्म बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? बताइए। ठीक है, तो कल्चरल प्रोसेस में क्या हो जाएगा? गिविंग द आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन, एंड द आइडेंटिटी ऑफ नेशन वाज गिवन बाय ए इमेज कॉल्ड भारत माता। और पूछेगा कि भारत माता की इमेज क्या शो कर रहा था, तो आपको ये 3 पॉइंट लिखना है। कैसा क्या शो कर रहा था? एक ऐसा फिगर था, एस्थेटिक फिगर, काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, इतना 2 पॉइंट याद रखिएगा। मेन याद है कूल थी, काम, कंपोज, डिवाइन, स्पिरिचुअल, याद रखिएगा। अब आता है इंडियन फोकलोर। फोकलोर में क्या आता है भाई? फोक सॉन्ग्स हो गया या कहानी सब होता है ना, उसी को बोलते हैं लोकगीत। नहीं था लोकगीत सुने हो भाई? तो फोक सॉन्ग्स जो था आपका, फिर टेल्स था, मतलब स्टोरी जो था, ये सब वो कलेक्ट किया गया है ना। जैसे कि मान लो कि पहले के जमाने में होता हुआ कि इंडिया में बहुत सारा गाना गाया था, उस गाना से वो क्या किया गया? कलेक्ट किया गया और लोगों को सुनाया गया। देखो पहले का हमारा संस्कृति क्या है और हम लोगों को क्या बना दिया गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? आज भी देखो इंडिया में सब जस्टिन बीबर गाना सुन रहा है, अंग्रेजी सॉन्ग सब सुन रहा है ना। लेकिन इंडिया में बताओ, इंडियन का सॉन्ग्स क्या हो गया? आज क्रेज बहुत कम हो गया है। आज भी हम लोग फॉरेन कल्चर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आज भी सुनते हैं कि भाई कोई फलना अमेरिका में जॉब कर रहा है, अमेरिका में जॉब कर रहा है, नहीं बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं नहीं बोलते हैं? लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, कोई अमेरिका में जॉब कर रहा है ना, वो इंडिया से ज्यादा सुखी नहीं हो सकता है। आप जितना अच्छा फील करोगे आप इंडिया में, उतना बाहर फील नहीं करोगे। आप बिलीव करोगे, आप इंडिया, खाली बिहार से आप बाहर चले जाओ, आपको कुछ क्षण के लिए लगेगा कि हम बहुत हैप्पी हैं, लेकिन आपको तनके तनके बुझा जाएगा कि नहीं, अपना घर अपना गाड़ी होता है। समझ में आया कि नहीं? ये हम बोल रहे हैं कि हम रहे हुए हैं पंजाब में, रहे हुए हैं बेंगलोर में, रहे हुए हैं दिल्ली में, रहे हुए हैं, ठीक है, कोलकाता में रहे हुए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, जब आप घर आइएगा उसका अलग ही हैप्पीनेस है उसका। ठीक है, यहां देखिए, इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर बिगन कलेक्टिंग बलाड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स। नर्सरी राइम्स मतलब ये नहीं कि वो जो बच्चा वाला राइम्स करते हैं, एंड लेट द मूवमेंट ऑफ फॉक रिवाइवल। इन्होंने भी क्या किया? राइम्स को कलेक्ट किया, मतलब पोएम्स जो होता है ना, गीत, लोक संगीत, सब कलेक्ट किया गया और इसको उन्होंने जगह जगह पे क्या किया? लोगों के सामने क्या किया? उसको गाया, है ना। इससे क्या किया कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना क्या किया गया? जगाया गया। फिर आपका मद्रास में कौन काम कर रहे थे? इसमें फोक सॉन्ग्स में कौन काम कर रहे थे? नतेशा शास्त्री। सब नाम रखिएगा, नाम पूछेगा आपसे, आपको बताना पड़ेगा कि हाउ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अराइजेस इन इंडिया, और बाय द हेल्प ऑफ विच मीन्स। देखो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ मास मूवमेंट। तो दूसरा क्या हो जाएगा? कल्चरल प्रोसेस। अगर आपसे पूछ दे कल्चरल प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए, तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी ऑफ नेशन। क्या हो जाएगा? फोक सॉन्ग्स एंड फोक लोर या टेल्स। उसके बाद क्या आएगा आपका? फ्लैग। एक क्या आएगा इसके बाद? फ्लैग। फ्लैग ही बना था इंडिया में। जैसे देखते हो कोई मूवमेंट होता है, लोग झंडा लेके निकल जाता है ना। होता है कि नहीं होता है मूवमेंट सब में? जैसे बीजेपी का अलग झंडा, कांग्रेस का अलग झंडा, होता है कि नहीं होता है? कांग्रेस वाला सब झंडा देखेगा तो हाँ ये हमारे पार्टी का झंडा है। अब वैसे इंडिया का झंडा जब दिखेगा तो क्या हो गया? बोले इंडिया का झंडा। आप सर सोचो, वर्ल्ड कप चलता है तो आप लोग कौन सी का किसको खोजते हो आप स्टेडियम में? खाली टीवी में इंडियंस। कहाँ इंडियन का झंडा दिख रहा है? भाई वही अपना लोग है ना, उसी लोग को सपोर्ट करना है। होता है कि नहीं होता है? तो वही है यहाँ पे। इन मद्रास में नतेशा शास्त्री मासिव 4 वॉल्यूम कलेक्ट, इन्होंने 4 मतलब वॉल्यूम कलेक्ट किया। किसका? साउदर्न इंडिया में जो भी मतलब लोक संगीत चलता था, गाना वाना, उसका इन्होंने कलेक्शन किया एंड वाज कलेक्टेड एंड पब्लिश। उसको किताबों में क्या किया गया? छापा गया। और इससे क्या हुआ? लोगों के अंदर क्या हुआ? लोक संगीत फैला, इंडियन लोक संगीत, जिससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना क्या हुआ? जागा। आगे ये देखिए फ्लैग है। एक होता है बाय द मेकिंग द फ्लैग ऑफ इंडिया। तो पहला जो फ्लैग बना था ये देखिए स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बना था। कब हुआ था? बंगाल में। कहा हुआ था? उसमें आपका कलर्स कौन कौन थे? उसमें कलर थे कौन? रेड, ग्रीन और कौन? येलो। ये डिजाइन किया गया था। इसमें 8 को लोटस दिख रहा है आपको। पहले जो था ना, पहले जो इंडिया था वो 8 प्रोविंसेस में बटा गया था। ब्रिटिश के कितने प्रोविंसेस थे? 8। तो ये जो 8 लोटस जो है ना, 8 प्रोविंसेस को शो कर रहा है, साम्राज्य को। समझ में आया कि नहीं है? ये मून जो शो कर रहा है, किसे शो कर रहा है? मुस्लिम्स को। और ये किसे शो कर रहा है? हिंदू को। और ये दिखाया जा रहा है कि वी ऑल आर क्या? वन। वी ऑल आर। इस इंडिया कंट्री में हिंदू और मुस्लिम क्या है? यूनाइटेड है, एक है। और ये 8 प्रोविंसेस ऑफ, ये ब्रिटिश प्रोविंसेस ऑफ कौन है? इंडिया है। ये फ्लैग से दिखाया गया है। और बीच में क्या लिखा हुआ है? वंदे मातरम। तो ये फ्लैग लोगों के अंदर क्या
जनरेट कर रहा है नेशनलिज्म। समझ में आया कि नहीं है? और इस फ्लैग का इस्तेमाल कब किया गया था? स्वदेशी मूवमेंट कब? इन बंगाल। ये ट्राई कलर फ्लैग पूछेगा, इसमें रेड है, कौन है? ग्रीन और क्या है? येलो। इसमें डिजाइन किया गया था, इसमें 8 लोटसेस हैं जो रिप्रेजेंट करने हैं कितने प्रोविंसेस को? 8 प्रोविंसेस को ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किस इंडिया को? एंड अ क्रिसेंट मून, इसको क्या बोलते हैं? क्रिसेंट मून। आज भी आप देखिएगा कि मून जब भी बनता है, मुस्लिम लोग का झंडा देखिएगा, उसमें मून रहता है कि रहता है? तो वो किसको सिंबलाइज करता है? मुस्लिम को, रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। क्लियर है? चलिए, ये सूरज देवता है, ये चांद देवता है, ये किसको शो कर रहे हैं? मुस्लिम को, इधर शो कर रहे हैं हिंदू को। हम लोग क्या है सब? हम लोग सब क्या है? एक। किस कंट्री के अंडर में? इंडिया। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मैंने बताया ना लोगों को किसके बारे में बताया जाएगा? हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, हम लोग का पास्ट क्या था। तो इंडिया इज ग्लोरियस डेवलपमेंट इन आर्ट। इंडिया शुरू से आर्ट में देखा जाए, साइंस में देखा जाए, मैथ में देखा जाए, रिलीजन में देखा जाए, वी आर प्रोपेगेटेड टू बिल्ड अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड द स्ट्रगल टू चेंज द माइजरेबल कंडीशंस अंडर ब्रिटिश रूल। लोगों को बताया है कि हम लोग का एसेंट टाइम से आर्ट में, कल्चर में, मैथ्स में, साइंस में हम लोग नाम करते आए हैं, है ना। हम लोगों का कल्चर जो रहा है, संस्कृति जो रही है, स्टार्टिंग से रीच रहा है ना। हम लोग बहुत खुशहाल रहे हैं, है ना। ये रहा है हम लोगों का हिस्ट्री, ये रहा है हम लोग का पास्ट। ठीक है, ये लोगों को क्यों बताया गया? क्योंकि उस समय का प्रेजेंट क्या था? बहुत खराब था। तो बता, जाहिर सी बात है, लोग जो नहीं जानता है, अनपढ़ है, गंवार है, उसको जब हिस्ट्री बात रहा है कि हम लोग का देश ऐसा हुआ करता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। जाहिर सी बात है, हम लोग गुस्सा है कि भाई हम लोग के अंदर अब पैसा काहे नहीं है खाने के लिए हम लोगों के पास, अब काहे कर्जा चढ़ गया है हम लोगों के ऊपर, इतना टैक्स का है, हम लोग को इतना दिक्कत काहे हो रहा है। लोग सोचेगा नहीं सोचेगा? और जब सब सोचेगा, भाई सबको पता चला है कि भाई 21 को हम लोग का शत्रु है, कौन? ब्रिटिश। तो जाहिर सी बात है, लोगों को लगेगा कि भाई ये देश हमारा है, और ब्रिटिशर्स लोग यहाँ का क्या है? विदेशी है, हम लोगों को क्या किए हुए? गुलाम बनाए हुए। जाहिर सी बात है कि हम अपना पूरा शक्ति लगा देंगे ताकि उसको क्या किया जाए? इंडिया से बाहर किया जाए। तो मतलब हम हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करके भी हम लोगों के अंदर किस चीज का भावना जगा सकते हैं? नेशनलिज्म। जरा बताइए, नेशनलिज्म का भावना स्प्रेड कैसे कैसे हम कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ मास मूवमेंट या फिजिकल प्रोसेस ही बोल सकते हैं आप। दूसरा क्या है? बाय द हेल्प ऑफ कल्चरल प्रोसेस। कल्चरल प्रोसेस में क्या क्या है बताइए? रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। दूसरा बताइए, बाय द मेकिंग इंडियन फ्लैग। तीसरा क्या? बाय गिविंग द आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन बाय ए फिगर, फीमेल फिगर कॉल्ड भारत माता। उसके बाद बाय कलेक्टिंग द सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स, टेल्स etc and publishing in newspapers या magazines so that it will be get distributed to the mass of the people and it will arise the nationalism in their heart. Clear है? बोलिए।